मकान के खुले आंगन के कोने में आतिफा नम आँखों से बैठी थी। उसका घर 2-4 घर छोड़कर ही था। वह भी गम में शरीक होने के लिए आई थी। आतिफा ने देखा कि सामने एक लकड़ी की हल्की पट्टी पर एक दिया जल रहा था। उसके दिमाग में आया कि ये ऐसे क्यों चल रहा है? इसका यहाँ क्या काम? आतिफा ने दिए को हल्की फूंक मारकर बुझा दिया और वापस बैठते हुए उसके दिमाग में आया, तेल तो कम था, शाम में जलाया होगा, अब तक जल रहा है। उससे थोड़ी ही आगे आयशा ज़मीन पर बेजान सी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे कर नीचे गिर रहे थे। मन में कई सवाल और ख्याल थे जिन्हें वह किसी से साझा करने की हालत में नहीं थी। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उस गोल मासूम चेहरे पर पड़ी जिसका रंग जब शरीर में रूह थी तब गोरा हुआ करता था। उसके चेहरे पर वह मुस्कान कहीं खो सी गई थी जिसे देखकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। ना जाने कितनी आंसुओं की बूंदें आयशा की आंखों से गिर चुकी हैं। अब तो मानो आयशा भी रो रो कर थक चुकी है। उसके बराबर में बैठी ही एक औरत ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, तूने उस छोटे से बच्चे को क्यों बुला लिया? एक ही तो लड़का था बेचारी का। उसके इन शब्दों ने आयशा के दर्द के जख्मों को और लाल कर दिया। सारे आदमी बाहर गली में खड़े थे। सभी शफकत के पास आते, दुख के 2 बोल बोलते, हौसला बढ़ाते और चुपचाप किनारे खड़े हो जाते। शफकत की नज़र अपने बूढ़े बाप पर पड़ी जो सफ़ेद सूती कपड़े से अपने पोते के दुख के आंसू अपनी धुंधलाई आंखों से पोंछ रहा था। शफकत का मन भी कर रहा था कि वह भी यहीं फूट फूट कर रोने लगे, पर तभी उसकी आंखों के आगे आयशा आ जाती तो वह थोड़ा हौसला बांधता। कहते हैं कि ऐसे मौके पर तो टूटे हुए रिश्ते भी गम में शरीक होने के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक जनाब अहमद के पुराने दोस्त जनाब अब्दुल थे। थोड़े सालों पहले दोनों में नोक झोंक हुई, जिसके बाद ना तो दोनों एक दूसरे से मिले और ना ही बात की। अब्दुल ने सोचा, चलो थोड़ा दुख बांट लिया जाए। अब्दुल को आता देख अहमद थोड़ा संभल गया। अब्दुल ने कहा, ये सब कैसे हो गया अहमद भाई? मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसने जवाब में कहा, दम घुटने की वजह से मौत हो गई। हे भगवान, क्या कसूर था उस बच्चे का जो तूने उसे बुला लिया? तूने इस घर का दीप क्यों बुझा दिया? तभी अहमद ने अब्दुल की ओर शंका भरी नजरों से देखा। अब्दुल आगे कुछ कहने ही वाला था कि वह चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसका स्वांग आगे नहीं चलेगा। शाम होने को आई। सभी शफकत के पास आते, हौसला देते और अपने घर को रवाना हो जाते। आयशा अंदर बैठी अभी भी रो रही थी। पूरे दिन में कितनी बार ना जाने उसकी आंखों से आंसू निकले, पर दुख में तन्नक भर की गिरावट नहीं आई। उसकी ममताई आंखें अभी भी अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रही हैं। पूरे गली मोहल्ले में हो गया कि फलाने का लड़का फलाने समय पर नदी में गिरकर मर गया। रुखसाना चूल्हे के पास बैठकर रात के खाने की तैयारी कर रही है। रसोई घर की दीवारें गरीबी का आलम बखूबी बयां कर रही हैं।
चूल्हे के काले धुएं से ऊपर की छत हल्की हल्की काली पड़ने लगी है। रुखसाना ईंट के छोटे टुकड़े पर बैठी है, जिस कारण उसकी पीठ में हल्का हल्का दर्द भी रहता है। उसने कई बार सोचा कि आसिम से एक छोटे पटरे की कह दे, पर उसकी हिम्मत न पड़ी। उसने कढ़ाई में पक रही सब्जी को चलाया। समय के साथ उसके हाथ के निशान काले पड़ गए और अब दर्द भी नहीं होता। रुखसाना चख चख कर सब्जी बना रही थी, क्योंकि आसिम को अगर जरा सी भी सब्जी में मिर्च या नमक ज्यादा लगता तो वह रुखसाना को खरी खरी सुना देता। इन्हीं ख्यालों में रुखसाना बैठी सब्जी में हल्की हल्की करछी मार रही थी। मैं क्या सपने लेकर इस घर में आई थी और मुझे क्या मिला? शुरू में तो आसिम मुझसे इतना नहीं चिढ़ते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई? जरा सी भी देर अगर चाय लाने में हो जाए तो तब तक नहीं रुकते जब तक बारी बारी मेरे पूरे खानदान को न सुना ले। क्या उन्हें जरा भी एहसास नहीं कि उनकी इन बातों का मेरे ऊपर क्या असर होता होगा? फिर उसकी नज़र उसकी बेटी की तरफ गई। मैं तो बस इसकी वजह से ही यहाँ पर हूँ, नहीं तो अब तक तो मैं मर चुकी होती। मैं अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। क्या फ़ायदा ऐसे घर में रहने का जहाँ कोई दो लफ्ज़ प्यार के ना बोलता हो, और इनके अब्बू इनका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रुखसाना के ख्यालों की लड़ियां तब टूटी जब बाहर से आवाज़ आई, खाना देगी या भूखा मारेगी? रुखसाना जल्दी से खाना लेकर छपरे के नीचे गई, जहां घर के दोनों जन जीमने को तैयार बैठे थे। रुखसाना ने दोनों की थाली में खाना डाल दिया और वह चुपचाप कोने में खड़ी हो गई। रुखसाना ने आसिम का चेहरा भांपा, जिस पर सलवटें पड़ी हुई थी। रुखसाना समझ गई, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, ये आज मुझे ज़रूर डांटेंगे। आसिम ने पहला निवाला मुंह में रखा। रुखसाना के दिल की धड़कनें बढ़ सी गई। आसिम ने मुंह बनाया और टुकड़ा थूक दिया। यह क्या बनाया है? तुझे खाना बनाना नहीं आता? तू जा, अपने घर जा, खाना बनाना सीख। इसका तो चेहरा देखकर ही चिढ़न होती है, बदसूरत सी। ऐसे ही कड़वे कड़वे ना जाने कितने शब्द आसिम की ज़बान से निकले और रुखसाना के दिल पर जाकर लगे। अब्दुल अपना खाना चुपचाप खाता रहा और आसिम रुखसाना पर ना बात होते हुए भी चिल्लाता रहा। जब अब्दुल का खाना खत्म हो गया तब वह उठा और कहा, तू क्यों इसके पीछे अपना दिमाग खराब कर रहा है? इसका तो काम ही है कलेश मचाना। जब से इस घर में आई है तब से या तो कभी तुझे गुस्सा दिलाएगी या कभी मुझे। अरे इसके पास ना तो अकल है ना शक्ल है, तू इसके पीछे कहाँ अपना भेजा मार रहा है। आसिम घर से निकल जाता है और रुखसाना रोती रोती रसोई घर के कोने में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, बात सब्जी की नहीं थी, बात तो कुछ और ही है। अब्दुल अपने खाट पर जाकर लेट जाता है। ऐसी लड़ाइयाँ तो अब अब्दुल के लिए आम बात हो चुकी थी। अब्दुल उन ख्यालों में खो गया जब इस घर में ऐसी लड़ाइयों के अलावा कभी खुशी के दिन भी आए थे। उन दिनों अब्दुल बहुत खुश था, इतना कि जिस आदमी ने आज तक अपनी जेब से एक धेला भी खर्च न किया था, उसने घर की हल्की फुल्की मरम्मत शुरू करा दी थी कि ब्याह में टूटा फूटा घर अच्छा नहीं लगेगा। पर घर की ज़्यादा मरम्मत नहीं कराई जा रही थी। अब्दुल ने सोचा था कि नई बहू आएगी, रुपए और जेवर लाएगी, तब घर की मरम्मत करा लेंगे। आखिर
बहू हम ला रहे हैं तो उसका जेवर भी तो हमारा हुआ। आखिर इतने बड़े घर की लड़की है, बहुत सा पैसा लाएगी। चलो अब बुढ़ापे में जाकर ही सही कुछ तो इस गरीबी की ज़िंदगी से छुटकारा मिलेगा। आसिम भी इस रिश्ते से बहुत खुश था, क्योंकि होने वाली पत्नी जिसका नाम आयशा था, उसने खूबसूरती के मामले में अच्छी को पीछे छोड़ दिया था। आसिम को आयशा बहुत पसंद आई थी। जनाब अब्दुल की एक और ख्वाहिश थी कि बस एक पोता और हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद अब्दुल को पता चला कि आयशा ने रिश्ता तोड़ दिया है और उसने आसिम की जगह शफ़क़त को चुन लिया है, क्योंकि आयशा और शफ़क़त एक दूसरे को शुरू से पसंद करते थे। ना जाने जनाब अली के दिमाग में क्या आई थी कि उन्होंने बिना बताए अपनी बेटी का रिश्ता आसिम से तय कर दिया, लेकिन इससे अब्दुल आक्रोश में आ गया। उस अहमद से देख ही नहीं गई ना मेरी खुशी, वो जलता है मुझसे। उसी ने ही कोई चक्कर चलाया होगा और रिश्ता तोड़वा दिया। अब्दुल की आंखों में वो घर की मरम्मत काट रही थी। अपने ही घर में गया उसका पैसा उसको दुख दे रहा था। दोनों बाप बेटे को ऐसा लग रहा था कि निवाला मुंह में आता आता रह गया। तभी अब्दुल की नज़र सामने रखे उस जग पर पड़ी जो रुखसाना के दहेज का था। अब्दुल ने सोचा, बस दे दिया ये जग, चांदी का नहीं दे सकते थे? क्या लाई अपने साथ? 2-3 चांदी के जेवर और कुछ सामान, हम तो अपने घर को भी ठीक न करा सके। अच्छी खासी हमारे घर लक्ष्मी आ रही थी। लाना पड़ा भी इस गरीबनी को, और क्या करते। इसके अब्बू ने दिया ही क्या है, जितना दहेज मांगा था उतना तो दे ना पाए। वो अहमद, उसका घर देखो, उसके घर में फर्नीचर देखा है, क्या कमी है उसे। फिर उसकी नज़र रुखसाना पर पड़ी। ऐसी शक्ल है देखते ही चिढ़न हो। मेरा बेटा इसे डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं तो क्या प्यार करेगा? मनहूस सी, मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ख़राब कर दी इसने। साथ में चलती भी अच्छी नहीं लगती। मेरे बेटे को वो आयशा कितनी पसंद आई थी, कितना खुश था वो। ऐसे ही अब्दुल के मन में ना जाने कितने ख्याल आए, जिनमें उसकी गरीबी की दोषी रुखसाना थी। उसके इन्हीं विचारों ने उसके मन में एक नफ़रत सी पैदा कर दी थी। उसके मन में आक्रोश पैदा हो गया था। उसके ख्यालों की लड़ियाँ आज अहमद के पास जो कुछ भी है उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। पर अचानक उसके मन को एक शांति पड़ी, जब उसके मन में आज का ख्याल आया। चलो, कुछ काम तो मेरे हाथों से अच्छा हुआ। तब कैसे फड़फड़ा रहा था उसका पोता, जब मेरा हाथ उसके गले पर था, तब क्यों नहीं बुलाया अपने दादा को? मेरे घर का दीप नहीं जला तो उसके घर का भी नहीं जलेगा। क्या गलत किया मैंने? थोड़े दिन बाद आयशा बाज़ार से कुछ सामान लाने निकली। उसने बाज़ार में अब्दुल को देखा। उसके सीने में बदले की आग सी जल गई। अपने बेटे के कातिल को अपने आगे पाकर भी वह असहाय सी खड़ी रही। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अपने सीने में आग लिए वह यूं ही बाजार में उसे खड़ी देखती रही।